नमस्कार। आज मैं एक काफ़ी लंबे गैप के बाद एक वीडियो यूट्यूब पर ला रहा हूँ और कुछ परिस्थिति ऐसी रही जिस वजह से मुझको काफ़ी समय लग गया और शायद ये काफ़ी लंबा गैप रहा। तो खैर कोई नहीं, देर से ही, लेकिन फिर से शुरुआत करते हैं। तो आज मेरा जो वीडियो है वो एक मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम के संदर्भ में है और ये एक क्लेम एक्सपीरियंस है। और जैसे मैं शब्द यूज़ करता हूँ फ़ाइट स्टोरी, तो ये एक फ़ाइट स्टोरी है। इंश्योर्ड का क्लेम जो बीमा कंपनी गलत तरीके से डील कर रही थी, उस क्लेम में इंश्योर्ड ने अपना कैसा बीमा किस तरीके से फ़ाइट करके अपना बीमा क्लेम हक लिया, तो उस विषय में है। और ये आपके समक्ष लाने का उद्देश्य ये है कि आप अगर कभी आपको बीमा मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम या इससे रिलेटेड किसी तरीके के क्लेम में दिक्कत हो, तो आप किस तरीके से अपना वाजिब क्लेम हक बीमा कंपनी से ले सकते हैं। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि हमें अपना हक लेना पड़ता है। हमारे देश में जो अगर मैं साधारण बीमा या मोटर ओडी इंश्योरेंस की बात करूं या जनरल इंश्योरेंस के बारे में बात करूं, तो नियम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन नियमों का सही से पालन नहीं हो रहा। बहुत खुलेआम वायलेशन होता है और जिसकी जो मर्जी आए वो उस तरीके से यहाँ पे काम करने लगता है। चूँकि कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई एक्शन लेने हैं तो, लेकिन वो इतने सुस्त हैं कि लेते नहीं हैं। तो इसलिए बहुत से बीमा कंपनी या बहुत से जनरल इंश्योरेंस से जुड़े हुए लोग बहुत मनमर्जी माफिक काम कर रहे हैं और नियमों से तो बहुत परे काम कर रहे हैं। हालांकि नियम बहुत अच्छे हैं, नियमों में कोई कमी नहीं है, लेकिन नियमों का अनुपालन नहीं हो रहा है। तो इसी संदर्भ में आज का ये क्लेम अनुभव है। तो मैं इसको शुरू करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ जिस तरीके से मैं अपने वीडियो लाता था, इंफॉर्मेटिव, जैसे जनरल मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम के विषय में। तो मैं, चूँकि मेरा नाम अशोक कुमार सिंह, मैं एक अप्रूव्ड सर्वेयर हूँ और मैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर में रहता हूँ। और ये यूट्यूब पे भी मैं अक्सर इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है समय समय पर डालता रहता हूँ। तो इन्हीं और यहाँ इस जो ग्रेटर नोएडा या आसपास का एरिया, मुझे काफ़ी लोग वर्कशॉप वाले, सर्वेयर्स और जनरल इंश्योरेंस से जुड़े हुए लोग, बहुत से इंश्योर्ड मुझे जानते हैं। और मेरी एक पहचान ये है कि मुझे मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम में कुछ बेहतर जानकारी है, ऐसा लोगों का मानना है। मेरा भी ऐसा कुछ मानना है कि मेरी नॉलेज कुछ ठीक है, बाकी संपूर्ण तो कोई आदमी होता नहीं, लेकिन अगर मैं अपने आसपास समाज में देखता हूँ तो शायद मेरा स्तर बेहतर है। ये मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ये कोई तारीफ़ नहीं है। ज्ञान होना या ये बेहतर चीज़ है और उसका ज्ञान होने के साथ उसका अनुपालन होना, उसे जीवन में उसका उपयोग करना, वो बेहतर है। तो मैं अपने ज्ञान का कोशिश करता हूँ कि उपयोग करूँ, लोगों के काम आ सकूँ, लोगों के वाजिब बीमा क्लेम हक लेने में कुछ मददगार साबित हो सकूं। तो मुझे फरवरी की बात है, मुझे फरवरी में एक साहब, ये जो मैं क्लेम बता रहा हूँ ये मेरे संपर्क में आया था। तो इसे मैं शुरू करता हूँ। मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ, तो मेरे पास में एक जगह कासना है और गांव है एक छोटा सा। तो वहाँ के रहने वाले एक मिस्टर, चलिए मैं नाम नहीं लेता, किसी की आइडेंटिटी क्या खोलना, तो एक लड़का ही था साहब, उसके पास एक मारुति बैलिनो गाड़ी थी जो उसने 2023 अगस्त में ख़रीदी थी। सीएनजी मॉडल थी ये। और वो साहब एक दिन दिसंबर में, और ये चलिए पहले इस गाड़ी की बता देता हूँ। इस गाड़ी का आईडीवी 7,93,250 यानी लगभग 8 लाख रुपए थी। ये गो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी से कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी यानी मोटर ओडी इंश्योरेंस पॉलिसी प्लस लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी दोनों थी।
14/8/2023 से 13/8/2024 तक इंश्योरेंस था, जो वैलिडिटी थी, और 2023 मॉडल कार थी। साहब 15 दिसंबर को ये पास में ही बुलंदशहर है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, वहाँ से ये कोई शादी समारोह में परिवार के सहित गए थे, शामिल होकर रात को वापस लौट रहे थे। दिसंबर का महीना हमारे यहाँ फोग कोहरा काफ़ी होता है, उस दिन रात में काफ़ी कोहरा था। और सब ये जब सिकंदराबाद से कासरा को आ रहे थे तो एक सिंगल रोड वाला रास्ता है और काफ़ी फोग था, वहाँ पे इनकी गाड़ी आमने सामने से एक ट्रक से टकरा गई। इनका कहना है कि ट्रक वाले ने इनकी गाड़ी में सामने से टक्कर मार दी, वो स्पीड से आ रहा था। उसमें उस समय गाड़ी में इनके अनुसार ये 4 लोग थे, 4 एडल्ट लोग और 2 बच्चे, 2 इनकी बेटियां, एक 5 साल की और 3 साल की, यानी कुल मिला के 6 लोग थे, और जिसमें 4 एडल्ट्स और 2 माइनर। तो बच्चों की सीटिंग कैपेसिटी में गिनती नहीं होती, तो इनके अनुसार टोटल 4 लोग गाड़ी में मौजूद थे। ये, इनकी वाइफ, एक इनके भाई और उनकी वाइफ जो भी है। इन्होंने सब, इनको चोट भी आई, ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए और इनकी तरफ से उस ट्रक के विरुद्ध FIR भी दर्ज हुई। दोनों गाड़ियाँ थाने में बंद हुई और फिर वो कोर्ट का एक प्रोसेस है, सुपरदारी पर वो छूटी। इस दौरान छूटने के बाद इन्होंने गाड़ी को एक डीलर वर्कशॉप पर, मारुति का जो नेक्सा का डीलर वर्कशॉप है नोएडा में, वहाँ पे इस गाड़ी को भेजा। उसने एक एस्टीमेट दिया और जब इनका एक्सीडेंट हुआ इसके बाद ही इन्होंने बीमा कंपनी को भी क्लेम की सूचना दे दी थी। बीमा कंपनी ने साहब इसमें एक इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया। वो इन्वेस्टिगेटर साहब इनसे मिले। काफ़ी दिन से गाड़ी इनकी यूं ही खड़ी थी, कुछ हो नहीं रहा था, तो वो साहब इनसे मिले। इनके चोट भी थी, इनकी थोड़ी स्थिति ठीक नहीं थी और ये थोड़ा परेशान भी थे कि चोट भी लग गई और गाड़ी भी साहब डैमेज खड़ी हुई है, कुछ हो नहीं रहा। तो वो साहब आया, इनसे पूछा साहब कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ। इन्होंने जो सच है वो उसको बताया। अब वो हालांकि बीमा कंपनी ने जो इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया उसकी इन्फॉर्मेशन इन्हें राइटिंग में, मेल पे या SMS पे नहीं दी थी। उस इन्वेस्टिगेटर का ही फ़ोन इनके पास आया था कि साहब मैं फला बीमा कंपनी का इन्वेस्टिगेटर, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, जांच करना चाहता। सीधे स्वभाव आदमी जैसे सामान्य तौर पे करते हैं, इन्होंने भी ऐसे कहा आ जाओ साहब, अच्छा है आप जानकारी लो। कोई मन में चोर तो था ही नहीं। इन्होंने इस गाड़ी के पेपर, FIR की कॉपी, सुपरदारी के पेपर सारे उनको दिए। उन्होंने कहा साहब आपकी एक्सीडेंट ठीक है, कोई नहीं, अगर आप इसमें 4 जमा 2 बच्चे यानी 4 लोग और 2 बच्चे 6 लोग थे, यदि आप इसमें घर के 2 व्यक्ति और ऐड कर दो तो क्लेम जो है और सरलता से और आसानी से प्रोसेस हो जाएगा। अब साहब ये जो मिस्टर, इनका नाम कुलदीप है, मैं नाम ही ले देता हूँ, मिस्टर कुलदीप जो हैं, उन्हें लगा, उन्होंने कहा साहब इसमें तो लेकिन 4 ही लोग और 2 बच्चे थे और FIR में भी 4 लोग ही हैं, 2 बच्चे, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, ये जस्ट फॉर्मेलिटीज़ है और आप इसको लिख दो, घर के 2 लड़कियां या कोई भी जो हैं कि घर में कौन कौन है, उन्होंने बताया 2 लड़कियां थी, उन्होंने कहा इनका नाम लिख दो। तो उन्होंने, वो साहब कुलदीप जी ने उन 2 लड़कियों को भी उसमें करके एक स्टेटमेंट दे दिया कि हमारी गाड़ी में 6 लोग और 2 बच्चे थे। साहब वो जो 2 लड़कियों का नाम, परिवार की जो 2 लड़कियां थीं, इनके शायद चाचा ताऊ की लड़कियां थीं, उनसे भी स्टेटमेंट दिला दिया कि हाँ साहब हम भी गाड़ी में थे। और वो इन्वेस्टिगेटर ये सब इनके स्टेटमेंट्स लेके चला गया। तो साहब उसके बाद फिर कुछ, इनकी गाड़ी वहीं वर्कशॉप में खड़ी, कोई कुछ ऐसा नहीं। फिर इनके पास सब 22 फरवरी 15 का मतलब 2 महीने बाद इनके पास बीमा कंपनी से फ़ोन आता है, एक लेटर आता है कि साहब आपका क्लेम टोटली रेप्यूटेट कर दिया है और ये मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन था, आपने जो ओवर सीटिंग कैपेसिटी का ये मामला है। तो इसके लिए इन्होंने, बीमा कंपनी ने लेटर भी दी।
अब साहब ये 22 फरवरी 2024 को जो वर्कशॉप जहाँ पे ये गाड़ी खड़ी थी, उसने इन्हें मेरे बारे में जानकारी दी कि साहब आप मिस्टर अशोक कुमार सिंह जी हैं, ये नंबर है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, ये शायद आपकी कुछ मदद कर सकें। इन्होंने मुझे फ़ोन किया रात में। मैंने कहा ठीक है साहब। इन्होंने रात में फ़ोन किया। मैंने कहा आप मुझे ऑफिस टाइम में फ़ोन करना, मैं आपका क्लेम के बारे में देखता हूँ। उसके बाद ये साहब, ये इनके फादर, इनके ससुर साहब, ये मेरे घर पे ही आए, चूँकि पास के ही रहने वाले हैं, कासना और ग्रेटर नोएडा लगा वो ही है। तो मैंने इनसे पूछा भाई कितने लोग थे, तो इन्होंने बताया साहब 4 लोग और 2 बच्चे ही थे। 2 तो उसने ऐसे ऐसे हमसे लिखवा लिया, धोखाधड़ी की इनके साथ। तो उसके बाद फिर सब सारा मामला जानने के बाद बीमा कंपनी से इनकी ओर से 22 फरवरी को शिकायत की गई, 26 फरवरी को शिकायत की गई। पहली शिकायत की गई, उसमें साहब इंसिडेंट बताया कि ऐसे ऐसे इतने लोग थे, और बीमा कंपनी से जो ये एक इन्वेस्टिगेटर आया था, उसने फर्जी तरीके से, धोखाधड़ी से इस तरीके से लिखवाया, जालसाजी की, तो ये ठीक नहीं है और एक्चुअल ये है। और कुछ इसके इस तरीके के क्लेम में ये जो टोटल रेप्यूडेट कर दिया या रेप्यूडेट किया, तो ये ठीक नहीं है। इसके सपोर्ट में कुछ सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट और कुछ कंज्यूमर फोरम के जजमेंट या बीमा लोकपाल के जो अवार्ड ऑर्डर है वो शेयर किए गए इनको, और बताया ये फंडामेंटल ब्रीच का मामला नहीं है। और बताया गया जो बीमा कंपनी का इन्वेस्टिगेटर नामक जो व्यक्ति आया था वो बहुत फर्जी और फ्रॉड था, उसकी वजह से ये हुआ। उसने मतलब इनके साथ फरेब किया और गलत तरीके से ऐसा स्टेटमेंट लिया। और इस कंप्लेन में पूछा था बीमा कंपनी ने किस अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट किया और उनकी सर्वे रिपोर्ट क्या है, उनका बेसिस क्या है। एक इसमें ये कहा गया साहब बीमा कंपनी ने जो लेटर दिया है उसमें मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन लिख के क्लेम को रेप्यूडिएट किया है, जबकि जो ये मोटर बॉडी इंश्योरेंस क्लेम है ये स्पेसिफिक पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन के वायलेशन को देते हुए रेप्यूडिएट किया जाता है। तो इसमें पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन का तो वायलेशन दिया ही नहीं, लिखा ही नहीं गया था, इसमें सिर्फ मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन लिखा था। तो ये लेटर भी ठीक नहीं था, टेक्निकली ये गलत था। उसके बाद साहब बीमा कंपनी का जवाब आया, नहीं साहब हमारा डिसीजन यही है, ये सर्वेयर लगे हैं। फिर साहब ये कम्युनिकेशन चलता रहा साहब। बहुत दिन बाद जो अप्रूव्ड सर्वेयर थे, पता चला इसमें ये अप्रूव्ड सर्वेयर हैं, उनकी एक सर्वे रिपोर्ट मिली साहब। उन्होंने जो सर्वे रिपोर्ट थी वो 23/2/2024 की थी। अब देखो इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बीमा कंपनी ने क्लेम रेप्यूडिएट किया 22/2/2024 और सर्वेयर की जो सर्वे रिपोर्ट है वो 23/2/2024। यानी सर्वेयर ने पहली चीज़ तो 2 महीने से भी ज़्यादा समय में सर्वे रिपोर्ट बनाई। दूसरा, बीमा कंपनी ने बिना सर्वे रिपोर्ट कॉपी प्राप्त किए क्लेम को रेप्यूडिएट करने का निर्णय लिया। तो ये एक गलत तरीका था। और बीमा कानून में लिखा हुआ है 64 UM में कि बीमा कंपनी जो इस तरीके के क्लेम है 50,000 से ज़्यादा के, उसमें एक अप्रूव्ड सर्वेयर की रिपोर्ट होना मैंडेटरी है। उस रिपोर्ट को वो माने या ना माने, लेकिन उसको बेसिस पे उनको क्लेम का जो एडमिसिबिलिटी और जो असेसमेंट, जो सेटलमेंट है, उसका निर्णय लेना है। तो यहाँ तो सर्वेयर की रिपोर्ट बीमा कंपनी ने पहले क्लेम रेप्यूडिएट किया और उसके अगले दिन जो है सर्वे रिपोर्ट आ रही है। ये सर्वेयर साहब की जो रिपोर्ट मिली, हमने उसकी स्टडी की, वो बहुत ही अजीब थी, बहुत ही गलत थी। उसमें एडमिसिबिलिटी असेसमेंट कोई सर्वेयर साहब ने कोई असेसमेंट ही नहीं किया। भाई यहाँ एक टेक्निकल मामला है, क्लेम एडमिसिबिलिटी, लेकिन असेसमेंट तो करना था, जो उन्होंने असेसमेंट ही नहीं किया, कुछ भी असेसमेंट नहीं किया। और एक बीमा कंपनी का जो तथाकथित इन्वेस्टिगेटर था, उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पे उन्होंने क्लेम को रेप्यूडिएट करने की सिफारिश की, जबकि एक अप्रूव्ड सर्वेयर को अपने सर्वे इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्लेम को पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग रेप्यूडिएट करना है। ये सर्वेयर साहब ने भी मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन लिखा। सब अगर एक सर्वेयर जो क्वालिफाइड होता है और विशेषज्ञ होता है, उसे पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के
टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि कोई वायलेशन है, स्पेसिफिक वायलेशन का हवाला देके क्लेम को रेपुडिएट करने की रिकमेंडेशन करनी होती है, लेकिन यहाँ इस सर्वे रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं था। इसके लिए फिर शिकायत की गई। उसके साथ कुछ दिन बाद सर्वेयर साहब ने फिर एक दूसरी रिपोर्ट बना दी जो 4/3/2024 की थी। उसमें कुछ कमियां ठीक की, लेकिन असेसमेंट इसमें भी नहीं किया। ये रिपोर्ट भी बहुत अजीब थी सब। इसके बाद फिर से कंप्लेन की गई, बीमा कंपनी से कहा गया साहब, और इस दौरान जो वर्कशॉप में गाड़ी खड़ी थी उनसे पूछा साहब गाड़ी रिपेयर, उन्होंने 4-5 लाख रुपए का एस्टिमेट दिया था। तो उन्होंने कहा साहब गाड़ी रिपेयर करने में लगभग 3 लाख के आसपास खर्चा होगा। तो चूँकि गाड़ी को मैंने इंश्योर्ड से शुरू में बताया था साहब पूरा भी नहीं तो 75% तो क्लेम इसमें मिल जाना चाहिए। तो चूँकि गाड़ी खड़ी है, ख़राब हो रही है, तो इसलिए आप गाड़ी को रिपेयरिंग कराने का अगर आप पे गुंजाइश है, 3-3.5 लाख रुपए हैं, तो आप गाड़ी को रिपेयर कराना शुरू कर दें। साहब उन्होंने वर्कशॉप को कह के गाड़ी का रिपेयरिंग का काम भी शुरू करा दिया और ये इन्फॉर्मेशन बीमा कंपनी को भी मेल पे दे दी। कम्युनिकेशन बीमा कंपनी और इंश्योर्ड के बीच चलता रहा। साहब बीमा कंपनी से कहा गया साहब जो ये सुप्रीम कोर्ट कुछ डिसीजन में तो इस तरीके के क्लेम में पूरा का पूरा क्लेम देने का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट या और जो कोर्ट थे उनका था साहब ये फंडामेंटल ब्रीच का मामला ही नहीं है। जो ओवर सीटिंग है उसका जो कॉज ऑफ एक्सीडेंट है उस दुर्घटना में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो क्लेम पे कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो कुछ केसेस में तो पूरा का पूरा क्लेम देने का ऑर्डर था, डिसीजन था, और कुछ केस में 75% की ठीक है चलो आप कुछ काटना भी है तो 25% काट के नॉन स्टैंडर्ड बेसिस पे जो भी एडमिसिबल क्लेम है उसका 75% क्लेम दो। तो इसमें फिर बीमा धारक की ओर से बीमा कंपनी से कहा गया साहब 75% तो कम से कम क्लेम दो। इसी दौरान गाड़ी रिपेयरिंग भी हो रही थी। एक बार इंश्योर्ड को इस दौरान फ़ोन आया, उनके जो हेड ऑफिस है शायद बेंगलोर से, वो बोले ठीक है साहब हम 75% आपको क्लेम दे देंगे। तो हम उसके बाद हमने कहा साहब आप राइटिंग में दीजिए, लेकिन वो राइटिंग में ना दें, और साहब वो एक दिन बाद अपनी बात से पलट गए। हमने कहा साहब मेल भी लिखी साहब आप तो 75 दे रहे थे, बोले नहीं हमने तो कहा ही नहीं। तो साहब उन्होंने यू टर्न ले लिया। शायद यू टर्न इसलिए लिया जो गाड़ी रिपेयर हो रही थी, बहुत कछुए की छाल से हो रही थी, और उसमें 5-5.5-6 लाख रुपए खर्च हो गए थे। जो 3 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए में जो रिपेयर होनी थी उस वर्कशॉप में मारुति बैलूनो CNG मॉडल गाड़ी थी, और साहब उसमें 6 लाख के आसपास का बिल बनने की नौबत आई। हमने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो वैसे लगभग 75% से कम था। तो फिर उनसे थोड़ा सा मारुति जो वर्कशॉप थी उससे भी थोड़ा नेगोशिएशन किया, उसने कुछ बिल कम किया, 6 लाख से कुछ कम बिल, लेकिन इतना बिल बना। इसी दौरान जो ये अप्रैल का महीना था या मई में बीमा लोकपाल में 2/5/2024 को शिकायत की गई जो तय प्रोसेस है। उस तय प्रोसेस के बाद साहब 25/6/2024 को सुनवाई हुई बीमा लोकपाल ऑफिस नोएडा में। बीमा लोकपाल ऑफिस नोएडा ने दोनों पक्षों को सुना। इसी दौरान बीमा कंपनी बोली साहब हमने तो इनसे कहा था 75% क्लेम ले लो। तो वैसे बीमा कंपनी ने साहब ये चीज़ पलट गई थी, लेकिन वहाँ उन्होंने ऐसे ही कहा। इधर इंश्योर्ड बोला साहब 75%, चूँकि तब तक उसको आइडिया हो गया था 6 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, अगर 4.5 लाख भी मिलता है तो ठीक है, वो तुरंत उसने हाँ कर दी। इस तरीके से बीमा लोकपाल में ये अवार्ड आ गया कि साहब 70 जो भी एडमिसिबल क्लेम है उसका 75% बीमा कंपनी दे। बीमा कंपनी एग्री हो गई। इधर इस दौरान गाड़ी भी ठीक हो गई जून लास्ट में या उसमें जुलाई के फर्स्ट वीक में, और वही 6 लाख से थोड़ा सा कम बिल बना। इधर बीमा कंपनी को एक मेल लिख के लिख दिया था साहब हमें ना तो सैल्वेज चाहिए ना सैल्वेज के नाम पर डिडक्शन चाहिए, तो हमें जो बिल है उसका 75% चाहिए, आप 1000 एक्सेस क्लोज काट लीजिए। सब बीमा कंपनी ने उनको बिल की कॉपी दी गई। उनके सर्वेयर साहब ने फिर से री इंस्पेक्शन किया उस गाड़ी का और फिर से एक तीसरी रिपोर्ट बनाई। उसमें 75% जो बिल अमाउंट था 1000 काट के वो उतने ही का उन्होंने डिलीवरी ऑर्डर दिया। तो इस तरीके से इंश्योर्ड को 75 यानी 4.5 लाख या 4,44,000 रुपये का क्लेम मिला जो कि जीरो था।
तो इंश्योर्ड ने फ़ाइट की, 4,44,000 बहुत रुपए होते हैं, तो ये क्लेम मिल गया। तो बीमा कंपनी अगर इसे शुरू में डील करती तो वो टोटली ये रेप्यूटेड होना ही नहीं था। इसके बारे में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हैं, कोई भी चेक कर सकता है। ओवर सेटिंग सच तो ये, वैसे ये क्लेम पूरा ही बनता था, क्योंकि इसमें कोई उस जो ज़्यादा लोग बैठे थे उससे एक्सीडेंट का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि कोहरे की वजह से एक ट्रक में हेड कोलिजन हुआ था और गाड़ी का, तो जिसमें ओवर सीटिंग का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, तो ये क्लेम पूरा ही मिलना चाहिए था। लेकिन चलिए, अगर पूरा भी नहीं तो 75% तो मिलना ही चाहिए था। अगर बीमा कंपनी शुरू में इंश्योर्ड को इस तरीके से बात करती और ये गाड़ी सही तरीके से सही दिशा में ठीक होती तो शायद इसका बिल भी इतना नहीं बनता, जो 6 लाख रुपए के आसपास बना। शायद ये कम में, जो बिल्कुल मन मर्जी मुताबिक रिपेयर हो रही थी, तो ये ठीक होती। तो इस तरीके से यहाँ इंश्योर्ड ने अपना बीमा क्लेम हक लिया। तो ये आज की मेरी जानकारी है, और कभी भी आपको भी दिक्कत हो तो फाइट कीजिए, कम्युनिकेशन करके, राइटिंग में करके आप फाइट कीजिए, और ये जानिए कि सही क्या है। जब आपको सही गलत का अंतर पता होगा तभी आप किसी से सही से फाइट कर सकते हैं। तो बस अब आज के वीडियो को विराम देते हैं। नमस्कार।